अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। आप कैसे आ गए हैं पाकिस्तान? नहीं, आया नहीं हूँ। नेक्स्ट क्लास की बात किसी सैटरडे की। नेक्स्ट। मैं इस वीकडेज़ में आ जाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। तो आप कह रहे हैं कि तकरीबन जो नेक्स्ट सैटरडे की क्लास होगी ना, वो होगी मेरी पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह ताला। शायद मैं वीकेंड पे चक्कर भी लगाऊँ। एंड ओके। ठीक। अच्छा, बाकी कुछ अच्छे मुझे लगे। लिंक्डइन पे अच्छी विजिबिलिटी है, नज़र आते हैं। तो बेशक उसमें एक चीज़ ये है कि आप में से बहुत सारे उन्होंने अपनी प्रोफाइल पे अभी तक लिखा हुआ है एडवोकेट पाकिस्तान है। उसमें कहीं से ये लगता ही नहीं है कि यस दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन यूएई। तो अपनी प्रोफाइल में जहाँ पे आप लिखते हैं एडवोकेट हाई कोर्ट या समथिंग लाइक दिस, उसमें बेहतर होगा कि आप यूएई टैक्स प्रैक्टिशनर, यूएई टैक्स एक्सपर्ट, यूएई टैक्स कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट टैक्स वैट अपनी हेडलाइन में ये तमाम चीज़ें ऐड कर दें। अगर दुबई की लोकेशन ऐड कर देंगे तो भी कोई ऐसा बुरा नहीं है अगर करना चाहें। उसके बाद कभी-कभार आप एक ऐड भी लगा दिया करें कि आप कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न, कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेट टैक्स कंसल्टेंसी, वैट कंसल्टेंसी, अकाउंट्स, ऑडिट इन यूएई, ये तमाम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लस उसके बाद आप सबको पता है ना कि दुबई में लोगों को कैसे सर्च करते हैं। आप कोई भी अगर अम, लिखें लाइक डायरेक्टर लिखें या ऑनर लिखें और पीपल में पीपल जो सर्च फ़िल्टर है उसमें पीपल लगाएँ और लोकेशन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कर दें, तो उसमें आपको जो यूएई के लोग होंगे वो वाप आपको नज़र आने लग जाएँगे। और लिंक्डइन पे किसी अननोन बंदे को, किसी अननोन प्रोफ़ेशनल को सर्विस बेचना, कोई या उसको कॉन्टैक्ट कर लेना, उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज देना, कोई बुरी चीज़ नहीं है। हाँ, बस ये है कि आपने इसमें कंसिस्टेंट रहना है। डेली की एक पोस्ट आती रहे, ऐड करते रहें। उसके बाद कुछ पोस्ट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं। मुझे अच्छी लगी थी 2-3 पोस्ट 2-3 स्टूडेंट ने की थी। अम कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन के हवाले से, कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न के हवाले से। इसमें स्मॉल बिज़ने और इसके अलावा अगर आप सोर्स डॉक्यूमेंट्स या बाकी जगहों से भी पढ़ना चाहें तो दैट्स वेल एंड गुड, अच्छी बात है। ओके। अच्छा, हम कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न पढ़ रहे थे और कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न में हम पढ़ते हुए एक ऐसी जगह पे आ गए थे, अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप्स हमने पढ़ लिया था, राइट? उसके बाद कैश एंड एक्रूअल बेसिस पढ़ा चुका था आपको? वैसे बताया हुआ आपने, लेकिन ये मेरे ख्याल में स्टेप रहता था। 3 मिलियन वाला आपने बताया था कि एसएमईज ये और। मैंने आपको बताया। अच्छा, कैश एंड एक्रूअल बेसिस। आप में से बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स अकाउंटेंट्स बैकग्राउंड से होंगे, जबकि चंद एक नहीं होंगे। अकाउंटिंग के डिफरेंट सर ये हमने असूल, कर लिया था लास्ट क्लास में। इवन ये ये मैं बता मल्टीनेशनल एंटरप्राइज ग्रुप वाला भी कर दिया था हमने। आई थिंक ये वाला पेज की सारी चीजें कवर कर ली थी। ओईसीडी की आपको स्टोरी बता दी थी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक सब्सटेंस एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी, जी राइट? सर। जी कैश सर, एक्रूअल डबल डिस्कस कर ट्रीटी भी सकते हो। हमने ये डिस्कस क्या कर चीज़ है? लिया था जी। मेन लैंड फ्री जोन रहता था, राइट? जी सर। आई थिंक डबल आज एग्रीमेंट हमने के सर हवाले से भी आपको कुछ ना कुछ क्वालिफाइंग बताया था। क्वालिफाइंग जोन का आपने कहा था कि आज की क्लास में हम वो पढ़ेंगे। हाँ जी। अच्छा, अभी जो इसमें आपको स्क्रीन शो हो रही है, इसमें आप देखेंगे लिखा हुआ है, इज द टैक्सेबल पर्सन इनकॉर्पोरेटेड और अदरवाइज एस्टेब्लिश और रिकॉग्नाइज्ड अंडर द लॉज ऑफ यूएई और अंडर द लॉज ऑफ अ फ्री जोन। फ्री जोन और यूएई, ठीक है। अगर क्या वो यूएई में एस्टेब्लिश है या बाहर, ठीक है। इसने डाटा पिक कर लिया और हमें बताया कि यस। अच्छा, ये वाली चीज़ें हो गई थी, हम लोग पहुंच गए थे। ये भी आपको बता चुका हूँ कि ये नॉन रेजिडेंट के केस में जो उन्होंने परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट और नेक्सस का ऑप्शन दिया है, ये क्या चीज़ है, राइट? अब ये हम आ हमें गए हैं बताया फ्री था। जोन पे। यस सर। फ्री जोन पे ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है।
और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत सारे यूएई में रहने वाले अफराद को इतनी अच्छी तरह से नहीं पता, जो लोग यूएई में अकाउंटेंट्स हैं उनकी इस पे इतनी अच्छी ग्रिप नहीं है, लिहाजा आपने इसको बड़ी तवज्जो से और बड़ी अच्छी तरह से पढ़ना है। अच्छा, फ्री जोन क्या चीज़ होती है? आपको बताया था फ्री जोन कुछ स्पेसिफिक जुरिसडिक्शंस होती हैं, राइट? उसमें एज ए जनरल रूल, अगर आप मुझसे ये वाला क्वेश्चन आज से 3 साल पहले पूछते, तो मैं आपको कहता कि यार जो मेनलैंड एंटिटी है ना, उसमें 51% ऑनरशिप लोकल की होनी चाहिए, इमाराती नेशनल की। लोकल से मुराद इमाराती नेशनल की, ठीक है? ये आज 2022 से पहले की बात है। 2022 में मैं अपने दोस्त के साथ गाड़ी पे आ रहा था ऑफिस से, तो मुझे याद है तब ये वाली चीज़ डिस्कस हुई थी कि उन्होंने इस रिक्वायरमेंट को ख़त्म कर दिया। इससे पहले अच्छा 100% इन ये रूल था मेनलैंड के लिए। जो फ्री जोन था ना, उसमें ये था कि 100% ऑनरशिप हमेशा से होती रही है किसी भी एक्सपैट्रिएट की, 100% एक्सपैट्रिएट्स ऑनरशिप। अब सऊदी अरब देखें इतना ग्रो कर रहा है, लेकिन ये वाली जो क्लाज है ना कि यूएई में एक सऊदी, अभी तक सऊदी केएसए में एक सऊदी नेशनल की ऑनरशिप मैंडेटरी होती है। ये वो चीज़ें हैं, ये वो शू ब्रेकर्स हैं जो अभी तक सऊदी अरब में लोगों को कंपनीज इस्टेब्लिश करने की तौफीक नहीं दे रहे, रोक रहे हैं। यूएई में जो कंपनीज हैं वो इतना, दुबई की कंपनी है, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स यूरोप से आते हैं टैक्स बचाने के लिए, दुबई में कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं, ना बहरीन में करते हैं ना सऊदी अरब में करते हैं। उसकी वजह है वहाँ पे लेंथी प्रोसेस। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक ऑनलाइन पोर्टल पे गए आपने कंपनी इस्टेब्लिश कर दी। और सऊदी अरब में तो अभी तक वो एक मांगते हैं, सऊदी नेशनल मांगते हैं साथ। अब ट्रस्ट क्या है, आपको क्या ट्रस्ट लेवल होगा एक नेशनल पे, चाहे वो कोई भी हो? क्या कर लेगा अगर वो कहें कि आपकी कंपनी जो है वो उसकी है? तो इसके लिए यूएई में इन्होंने मेनलैंड से भी इस चीज़ को रिमूव कर दिया। मेजॉरिटी एक्टिविटीज में अब मेनलैंड में भी 100% ऑनरशिप हो सकती है, मेजॉरिटी एक्टिविटीज में। अच्छा, आपने इसके जब बाद क्या फर्क है? अब जो फर्क रह गया जब इस चीज को, जी मंजूर। सर मैं ये पूछ रहा था कि आपने जब कंपनी रजिस्टर की थी तो हम्म। अपनी, और उस वक्त भी आपके साथ जो था वो इसका यूएई नेशनल आपके साथ होता था इसमें पार्टनर? मेरी जो कंपनी सबसे पुरानी है ना, जो तकरीबन 6 साल बैक है, वो एक सैफ जोन में मेरे पार्टनर ने इस्टेब्लिश की हुई थी। मैं उसी को मैंने ज्वाइन किया था, तो वो तो फ्री जोन में थी। उसके बाद जो मेन लाइन में मैंने कंपनी इस्टेब्लिश की हैं, कि यह स्विफ्ट एशफोर्ड अकाउंट्स एंड टैक्स कंसल्टेंसी की, वो तो अभी अकाउंट्स एंड टैक्स में कोई ऑनरशिप नहीं, कोई लोकल नहीं चाहिए। जो ऑडिटिंग की कंपनी है मेरी, उसमें एक लोकल अभी भी मौजूद है, क्योंकि ऑडिटिंग राइट्स के लिए आपको एक इमारती नेशनल चाहिए ही चाहिए होता है। ठीक है, ऑडिटिंग राइट्स, यहाँ पे ऑडिट राइट्स कैसे मिलते हैं, मेरे ख्याल से आपको बेसिक आइडिया होगा, राइट मंजूर? यस सर। कैसे मिलते हैं? ऑडिट राइट का नहीं, आपने जो बात की है मैंने उसके लिए यस कहा। ओके। वो ऑडिट राइट सीनियर बेसिकली, एजुकेशन ऑडिट वाला क्या बताया होता है था। हम उसको सेपरेटली अपने वेबिनार में डिस्कस करते हैं, लेकिन आपको जनरली ये एक चीज़ बता दूं, एक जनरल इंफॉर्मेशन तौर पे, आउट ऑफ स्कोप एक बात बताने जा रहा हूँ कि अक्सर आपने यूएई में, पाकिस्तान में ऐड देखे होंगे, सीपीए पाकिस्तान के पास यूएई में ऑडिट राइट्स हैं, वो एसीसीए वालों के पास ऑडिट राइट्स हैं, ये वाली बातें आपने सुनी होंगी, राइट? जी सर। ये प्रैक्टिकली इनकी कोई हकीकत नहीं है। अभी जो भी हो, उसकी बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की रिक्वायरमेंट्स हैं कि 4 साल की ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या किसी भी फील्ड में आपकी ग्रेजुएशन हो, लेकिन साथ एक टैक्स अकाउंटिंग की सर्टिफिकेशन हो, प्लस इसी तरह का एक इमाराती नेशनल आपका पार्टनर होना चाहिए। और इस तरह का इमाराती नेशनल मिलता ही नहीं है, और अगर मिलेगा आपको इस तरह का, तो वो आपको कहेगा 1.5 लाख दिरहम दो, 2 लाख दिरहम दो, ठीक है? अच्छा, अभी तक लाइक ऑडिट हो गया, ऑडिट में आपको अभी भी चाहिए। अच्छा, इसी तरह से लॉजिस्टिक्स, जो शिपिंग लाइन की कंपनी है, उसमें चाहिए। तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे अभी तक आपको एक लोकल की, एक इमाराती नेशनल की ज़रूरत है। ओके, स्क्रीन शो हो रही है ना? जी सर, हो रही है। ओके,
ये तो पुराना फ़र्क था मेनलैंड फ्री ज़ोन का। फिर आज की तारीख में क्या फ़र्क है? आज की तारीख में फ़र्क है उनके बिज़नेस की जुरिस्डिक्शन का, कौन कहाँ पे बिज़नेस कर सकती है। मेनलैंड की कंपनी पूरी दुनिया में कर सकती है। फ्री ज़ोन की कंपनी पे रिस्ट्रिक्शन मौजूद हैं कि वो जनरली बी2सी कंज्यूमर को कोई भी चीज़ नहीं प्रोवाइड कर सकती। अगर उन्होंने कोई रेस्टोरेंट खोलना है तो वो मेनलैंड में नहीं खोल सकती, और डायरेक्टली कंज्यूमर को अगर उन्होंने फ़र्ज़ करें किसी चीज़ की डिलीवरी करनी है तो वो मेनलैंड में उनके राइडर नहीं जा सकते। हाँ, उन्होंने किसी कंपनी को दे दिया सामान, कंपनी ने पिक किया, आगे अपने मेनलैंड कंपनी ने पिक करके आगे अपने राइडर्स के हवाले कर दिया, वो मेनलैंड कंपनी कर सकती है, फ्री ज़ोन कंपनी नहीं कर सकती। ओके, ये इस तरह के फ़र्क है मेनलैंड फ्री ज़ोन में। अच्छा, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि मेनलैंड जो है ना वो जनरल लॉ की जगह है। हमने जब पढ़ रहे थे अपना कंपनी एंड कॉर्पोरेशन का पोर्शन, मैंने आपको बताया कि मेनलैंड वो जगह है जहाँ पे यूएई के हेडलाइन लॉज अप्लाई होते हैं। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स लगाया है, तो वो मेनलैंड में लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ, ये पूछेंगे कि यार क्या फ्री ज़ोन कंपनी कॉर्पोरेट टैक्स से एग्ज़ेम्प्ट होगी या नहीं? ठीक है, क्वेश्चन उसी चीज़ का पूछा जाता है जिसे एक्सेप्शन दी हो, जिसे ख़ास कर दिया हो, मख़सूस कर दिया हो। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट था कि क्या फ्री ज़ोन पे कॉर्पोरेट टैक्स वैट लगेगा या नहीं लगेगा? कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा या नहीं? इसकी वजह से इस पे काफ़ी सारे इबाहम से जब कॉर्पोरेट टैक्स ला आया तो हाँ, उन्होंने एक टर्म डिफाइन कर दी, क्वालिफाइंग फ्री ज़ोन पर्सन। मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा चुका हूँ, फेडरल डिक्री लॉ, कैबिनेट डिसीजन, मिनिस्ट्रियल डिसीजन, राइट? आपको बताया हुआ है अबू बकर? ये बताया मुझे। अच्छा, अब शायद मैंने आपको फेडरल डिक्री लॉ लास्ट में दिखाया भी था और ये वाली चीज़ भी डिस्कस हुई थी कि फेडरल डिक्री लॉ में एक क्वालिफाइंग एक्टिविटीज़ का एक बड़ा सिंपल सा पोर्शन दे दिया गया था, क्वालिफाइंग फ्री ज़ोन। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन, जब भी कोई बंदा पाकिस्तान में फ्री ज़ोन का वर्ड सुनता है उसके जहन में आता है कि शायद इस पे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, जनरल परसेप्शन ये होता है फ्री ज़ोन का, फ्री ज़ोन से अगर फ्री के वर्ड से देखें तो शायद यही मतलब निकलता है। ये वो पहला लॉ आप देख रहे हैं, वो पहली कॉपी मेन लॉ फेडरल डिक्री लॉ नंबर 47 देख रहे हैं, जिसे कॉर्पोरेट टैक्स लॉ कहा जाता है। ये वो पहला डॉक्यूमेंट था जो कॉर्पोरेट टैक्स के लिए इशू हुआ था। सबसे पहले तमाम कंसल्टेंट ने, हर किसी ने इसी को पढ़ा था। मैं आपके लिए जरा पढ़ता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। अ क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन इज अ फ्री जोन पर्सन दैट मीट्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग, मेंटेन एडिक्वेट सब्सटेंस इन द स्टेट। इसको एडिक्वेट सब्सटेंस को कहीं पे डिफाइन नहीं किया हुआ, ठीक है? अभी तक कहीं पे आपको नहीं नजर आएगा कि एडिक्वेट सब्सटेंस का क्या मतलब है। डिराइव्स क्वालिफाइंग इनकम। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि मुझे फ्री जोन का तो पता है, फ्री जोन पर्सन क्या होता है, आपको भी पता है, बता चुका हूँ फ्री जोन क्या होता है। एक नई इस्तेलाह, एक नई टर्म ड्राइव की गई इन कॉर्पोरेट टैक्स लॉ, जिसे कहते हैं क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन। अब क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन, किसने इस टर्म को निकाला, किसने ये लफ्ज निकाला? ये इसी पहली दफा इस्लाम में इस जगह पे क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन का वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब जब एक नया लफ्ज बनाया है इन्होंने तो फिर डेफिनेटली उसको डिफाइन भी करेंगे। इसकी डेफिनेशन भी हम इसी लॉ से पूछते हैं। ये लॉ को कहता है कि क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन एक फ्री जोन पर्सन ही होता है, लेकिन वो जो कुछ कंडीशन पूरी करे। उन्होंने 5 कंडीशन दे दी। हम इन पांचों कंडीशन को देखते हैं कि जहां से हमें पढ़ के ये तमाम चीजें समझ नहीं आएंगी। ठीक है, हमें इसको ये भी पता है कि इसको समझने के लिए हमें बाकी लॉज एंड रेगुलेशन की तरफ जाना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन एक फ्री जोन पर्सन होगा। इसका मतलब यह है कि कोई भी मेन लैंड कंपनी क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन नहीं बन सकती। ठीक है, अच्छा, पहली कंडीशन पूरी हो गई, पर्सन फ्री जोन पर्सन है। आपके पास एक बंदा आता है, कहता है कि यार मेरी कंपनी फ्री जोन में रजिस्टर्ड है, उस पर कॉर्पोरेट टैक्स लॉ लगेगा या नहीं लगेगा? आप कहेंगे कि भाई वो अगर क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन है ना, फिर नहीं लगेगा। वो पूछेगा भाई फ्री जोन में तो मैं रजिस्टर्ड हूँ, ये क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन क्या होता है? आप कहेंगे ठीक है, इसके लिए मैं असेसमेंट करूंगा, आपसे इंफॉर्मेशन लूंगा, आपकी कंपनी की डॉक्यूमेंट्स देखूंगा और फिर मैं बताऊंगा कि वो जो फ्री जोन में स्टैब्लिश कंपनी है आपकी, क्या वो क्वालिफाइंग फ्री जोन बनती है या नहीं बनती। ठीक है, पहले आपने कहा कि क्या वो एडिक्वेट सब्सटेंस मेंटेन करती है या नहीं करती। ठीक है, पहला चेक क्या था?
must maintain adequate substance in the state. ओके, इधर से आपको कुछ भी समझ नहीं आया, उसकी वजह यह है कि एडिक्वेट सब्सटेंस के वर्ड को डिफाइन ही नहीं किया होगा। एडिक्वेट सब्सटेंस से क्या मुराद है? ऑपरेशन एडिक्वेट, ये हमें लॉ से नहीं पता चला, हमें कॉर्पोरेट टैक्स लॉ के मेन से फेडरल डिग्री से कुछ भी नहीं पता चला। इस काम के लिए मजीद इंटरप्रिटेशन पढ़नी पड़े, कैबिनेट डिसीजन पढ़ने पड़े, मिनिस्ट्रियल डिसीजन पढ़ने पड़े। अच्छा, अब सवाल यह है कि जब फेडरल डिग्री लॉ आया था, जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये डॉक्यूमेंट मौजूद था, सब कंफ्यूज थे, कोई किसी को पता नहीं था कि यार ये जो लिखा हुआ है एडिक्वेट सब्सटेंस व्हाट इट मींस। सब बड़ी बेचैनी से वेट कर रहे थे किसी कैबिनेट डिसीजन का, किसी में मिनिस्ट्रियल डिसीजन का। फिर जब फर्दर आहिस्ता आहिस्ता इंफॉर्मेशन आई तो फिर पता चला कि एडिक्वेट सब्सटेंस से मुराद ये होता है कि अगर आप किसी फ्री जोन में रजिस्टर हैं, मिसाल के तौर पे अबू बकर ने एक कंपनी रजिस्टर करवाई हुई है सैफ जोन में, तो वो सैफ जोन ऐसे ना हो कि वो सिर्फ रेजिडेंसी के लिए ली हुई हो, ऐसे ना हो उनका सारा बिजनेस पाकिस्तान में है, इन्होंने बैंकिंग चैनल यूज करने के लिए सैफ जोन में एक कंपनी रजिस्टर्ड की और खुद घर में बैठे हुए हैं या पाकिस्तान से बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस यूएई में होना चाहिए। एडिक्वेट सब्सटेंस से क्या मुराद है कि आपके जो बिजनेस के ऑपरेशन हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, वो उस फ्री जोन में होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि यूएई की गवर्नमेंट क्या चाहती है कि वो लोग यूएई में आके सिर्फ कंपनी ना खोलें बल्कि वाकया बिजनेस कर रहे हों, उनको टैक्स में फैसिलिटेट किया जाए। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सर्न है तो ऐसे ना हो कि फैक्ट्री पाकिस्तान में लगी हुई है, बस इधर यूएई में बैंक अकाउंट खुला हुआ है, सामान आ रहा है जा रहा है, उसके ऑपरेशन उस फ्री जोन में होने चाहिए। उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सर्न जो मेन एक्टिविटी है वो फ्री जोन में होनी चाहिए, उसके एम्प्लॉइज फ्री जोन में होने चाहिए। तो एडिक्वेट सब्सटेंस का यही मतलब है। एक और रेगुलेशन भी अगर आप कभी पढ़ें, बाकी इलाज भी जो लोग एएमएल पे काम करते हैं, ईएसआर पे करते हैं, इकोनॉमिक सब्सटेंस रेगुलेशन, जो ईएसआर है वहां पे भी अगर आपको ऐसी कोई टर्म, अभी इसमें अगर किसी को ईएसआर का नहीं पता तो वो बेशक इस बात को सेफली इग्नोर कर सकता है कि एक और लॉ भी मौजूद है जिसमें एडिक्वेट सब्सटेंस का मतलब मौजूद है, वहां पे डिफाइन हुआ है। और हमें जो कॉर्पोरेट टैक्स लॉ में एडिक्वेट सब्सटेंस का मतलब हमने निकाला वो उस दूसरे लॉ में से निकाला है। ठीक है कि वहां पे ऐसे लिखा हुआ है तो उसका मतलब है यहाँ पे भी यही मीनिंग होगा। ऑपरेशन उधर हो, एडिक्वेट एम्प्लॉयज उधर हो, एक्टिविटीज उधर हो रही हो। पॉइंट समझ गए? मेंटेन एडिक्वेट सब्सटेंस इन द स्टेट। ठीक है अबू बकर, आई होप Yes, कि sir. आप इसमें जजमेंट अप्लाई कर लेंगे। आपके पास कोई बंदा आता है, कहता है कि यार मेरी कंपनी है कार सेल एंड परचेज की, हम कोरिया से कार गाड़ियां मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, दुबई में लैंड करते हैं, रिफर्निश करते हैं और दुबई गाड़ियों का कौन सा इधर है सिटी, दुबई मोटर सिटी में लाते हैं और बेच देते हैं। ठीक है, गाड़ियां कहाँ खड़ी होती हैं? दुबई मोटर सिटी में। एक फ्री जोन का नाम है दुबई मोटर सिटी। दुबई मोटर सिटी में उनका वेयर हाउस भी, शोरूम भी मौजूद है, उसके एम्प्लॉयज भी उधर ही मौजूद हैं। इसका क्या मतलब है? क्या इसका एडिक्वेट सब्सटेंस आ गया? इस जोन में तो सर आ गया था उसके आ ऑपरेशन गया। में आया ना। अच्छा, अब मुझे एक और बात बताए, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगी हुई है चाइना में, वहाँ जी। गाड़ियाँ बनती हैं, इधर आती हैं, दुबई मोटर सिटी में आती हैं और आगे बिक जाती हैं। क्या अब उसका एडिक्वेट सब्सटेंस आया? अब अगर फ्री जोन में अगर ऑपरेशन तो उसके में फिर भी एडुकेट सब्सटेंस होता है, बनता है। हाँ, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एडिक्वेट में सब्सटेंस हाँ से मुराद जो नॉर्मल लिया ना, वही है कि आपकी मेन अच्छा एक्टिविटी। ठीक है, आपकी अच्छा मेन एक्टिविटी मुराद होता है। सेलिंग एक्टिविटीज मतलब उसमें नहीं आ सकती अगर आप सिर्फ इंपोर्ट करके सेल अगर कर रहे हो। आपकी मेन एक्टिविटी ट्रेडिंग है, आप काम ही ट्रेडिंग का करते हैं, अच्छा फिर तो होगी। अब आप कह सकते हैं हो गई। लेकिन अगर आपका काम ट्रेडिंग का है, मैन्युफैक्चरिंग है। हाँ देखिए साइड एक्टिविटी तो होती हैं हमेशा। मिसाल के तौर पे एक सामान जा रहा था चाइना से पाकिस्तान, बल्कि चाइना से कैसे आएगा बीच में यूई, एज्यूम कर लें अमेरिका से पाकिस्तान आ रहा था, अमेरिका से आया, अच्छा जहाज दुबई में आके रुका, इधर कुछ सामान उतारा गया, वेयर हाउस में रखा गया, फिर दूसरा जहाज जा रहा था फ्रॉम दुबई टू पाकिस्तान,
उसने दुबई से सामान पिक किया और पाकिस्तान चला गया, यानी 2 जहाज इन्वॉल्व थे, अमेरिका से दुबई और दुबई से पाकिस्तान, बीच में सामान थोड़ी सी देर के लिए एक वेयर हाउस में रखा गया। अच्छा अच्छा। अब वो वेयर हाउस क्या था, वो वैसे रेंट पे लिया गया था थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है, ये ये तो नहीं बना। एक्टिविटी। लेकिन अगर आपकी एक्टिविटी थी वेयर हाउसिंग की, आपका काम ही वेयर हाउस प्रोवाइड करना हो, वेयर हाउस सर्विसेज देना हो, वेयर हाउस की कंपनी रजिस्टर हो, फिर वो आपकी मेन एक्टिविटीज है, ठीक है। अच्छा। एडिक्वेट सब्सटेंस की चीज़ क्लियर हो गई। पहले आप सबको याद भी होगी, आपके पास कोई क्लाइंट आए या कोई आपसे पूछे इंटरव्यू में, इवन कि आप जॉब के लिए जाएँ, आपसे पूछे कि कौन सी कंडीशन होगी क्वालिफाइंग फ्री ज़ोन पर्सन के लिए। आप बता सकते हैं कि यार वो एक फ्री ज़ोन पर्सन होना चाहिए, कोई कंपनी, कोई बिज़नेस जो फ्री ज़ोन में रजिस्टर्ड हो, और उसका पहली कंडीशन है उसका सब्सटेंस, एडिक्वेट सब्सटेंस। इधर तो स्टेट लिखा हुआ है, लेकिन मज़ीद आपको पता चलेगा कि दैट मस्ट बी इन दैट फ्री ज़ोन, ठीक है? उस फ्री ज़ोन में होना चाहिए। ठीक है। अगली वाली चीज़ बड़ी ज़बरदस्त थी, डिराइव्ड क्वालिफाइंग इनकम। जैसे क्वालिफाइंग फ्री ज़ोन पर्सन का वर्ड इसी लॉ में पहली मर्तबा इंट्रोड्यूस हुआ, क्वालिफाइंग इनकम का वर्ड भी इधर ही इंट्रोड्यूस हुआ। इन्होंने कहा जी वो डिराइव क्वालिफाइंग इनकम कमा, तो सवाल ये पैदा होता है क्वालिफाइंग इनकम क्या होती है? क्वालिफाइंग इनकम तो नाम ही कभी नहीं सुना था कि ये चीज़ क्या होती है। उन्होंने कहा कि भाई ये क्वालिफाइंग इनकम क्या होती है, ये आपको कहाँ पे पता चलेगा? एक डिसीजन में इशूड बाय द कैबिनेट एट द सजेशन ऑफ द मिनिस्टर। इसके बाद क्या हुआ? ये लॉ तो इशू हो गया, इसमें तो बस इतना लिखा हुआ है कि क्वालिफाइंग इनकम एज स्पेसिफाइड इन अ डिसीजन इशूड बाय द कैबिनेट। अब हुआ क्या? तमाम लोग कैबिनेट डिसीजन का वेट करने लग गए, अपने अपने अंदाजे भी लगा रहे थे मार्केटिंग करने के लिए। तो ड्राइव क्वालिफाइंग इनकम क्या होती है? यहां पे एक होल नया चैप्टर स्टार्ट हो गया आपके लिए, ठीक है, क्योंकि क्वालिफाइंग इनकम जो उन्होंने डिफाइन की ना, क्वालिफाइंग इनकम, दैट वाज नॉट दैट सिंपल। डिराइव क्वालिफाइंग इनकम, जब हम क्वालिफाइंग इनकम पे आते हैं तो इसका एक नया बिल्कुल एक नया टॉपिक खुल गया, क्योंकि क्वालिफाइंग इनकम की बड़ी कॉम्प्लेक्स और बड़ी जबरदस्त किस्म की डेफिनेशन थी। ओके, सुनते जाएं। कॉम्प्लेक्स है कॉन्सेप्ट, बट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये आपसे जो ज़्यादातर इतनी सारी कंपनीज फ्यूचर में रजिस्टर्ड हैं, वो आपसे लाजमी पूछेंगी कि मुझ पे टैक्स लगता है या नहीं लगता, कॉर्पोरेट टैक्स लगता है या नहीं लगता। आप जॉब के लिए किसी फ्री जोन में जाएंगे ना, अगर टैक्स की पोजीशन के लिए इंटरव्यू है, वो आपसे लाजमी पूछेगा। अब क्वालिफाइंग के इनकम क्या होता है देखें। एक फ्री जोन कंपनी, एक फ्री जोन पर्सन बिजनेस करता है, या किसी दूसरे फ्री जोन पर्सन से करता है, या वो फ्री जोन पर्सन किसी नॉन फ्री जोन पर्सन से करता है। या सर प्लीज इस अगर आप पॉइंट को आप रिपीट करेंगे जो अभी आपने कहा। जी, मैंने आपसे कहा कि एक फ्री जोन पर्सन बिजनेस करने लगा है, कोई ट्रांजेक्शन करने लगा है, कोई सामान बेचने लगा है। मैं एक ट्रेडिंग बिजनेस हूं, मैंने सामान बेचना है, या मैं किसी दूसरी फ्री जोन की कंपनी को बेचूंगा, या अदर देन फ्री जोन कंपनी को बेचूंगा। मैं अगर जबल अली फ्री जोन में रजिस्टर्ड हूं, या तो मैं किसी और फ्री जोन में मौजूद कंपनी को सामान बेचूंगा, या मैं मेन लैंड या यूएई से बाहर बेचूंगा, राइट। अच्छा, इन्होंने कहा ठीक है, आपने अगर फ्री आपने शुरू में ये बताया था कि फ्रीज ऑन वाला बंदा जो है वो मेनलैंड में जो है वो ट्रेडिंग या ये खरीदो फरोख्त नहीं कर सकता। जी, मैंने अगेन उसमें बताया कि उसमें काफ़ी सारी, ये जनरली स्पीकिंग, मुझे वो वाला पॉइंट मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ तो जनरली स्पीकिंग का वर्ड ऐड करना पड़ता है। इस पॉइंट को मैं इधर बता देता हूँ, नोट कर लें। जो बड़े फ्री जोन है, जबल अली फ्री जोन हो गया, जबल अली फ्री जोन, अब वहाँ पे अगर आपने फैक्ट्री लगा ली, मंजूर हुसैन ने फैक्ट्री लगा लिया इन जबल अली फ्री जोन। जबल अली फ्री जोन एक गेटेड कम्युनिटी है, समुंदर साथ लगता है, बाहर से सामान आता है, उसी फ्री जोन से बाहर निकल जाता है।
फ़र्ज़ करें कि आपको ये मेन लैंड में मार्केटिंग करना, मेन लैंड में सामान बेचना अलाउ नहीं है। होता ये है कि एक कंपनी है मेन लैंड में बैठी हुई, वो जाती है गवर्नमेंट के पास, वो कहती है कि आप मुझे कहते हैं कि मंजूर हुसैन साहब या तो फ्री ज़ोन में बिज़नेस करेंगे या यूएई से बाहर बिज़नेस करेंगे। ठीक है? क्योंकि मंजूर हुसैन साहब फ्री ज़ोन पर्सन है, फ्री ज़ोन कंपनी है, वो या उस फ्री ज़ोन में बिज़नेस करेंगे या यूएई से बाहर बिज़नेस करेंगे। लेकिन मैं तो मेनलैंड का बंदा हूँ, मैं तो पूरे यूएई में कहीं पे भी बिज़नेस कर सकता हूँ। यानी मंजूर हुसैन साहब मेरे साथ बिज़नेस नहीं कर सकते, मार्केटिंग नहीं कर सकते, मैं तो कर सकता हूँ ना। मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपना ट्रक लेके जाता हूँ, बाकायदा गेट पास बनवा के अंदर लेके जाऊँगा। मंजूर मैं उसका प्रॉपर गेट पास बनवाऊँगा, डिक्लेरेशन बनाऊँगा, फीस पे करूँगा। मंजूर हुसैन साहब को मैं उनके गेट से, उनके फैक्ट्री के गेट से सामान उठाऊँगा और बाहर ले आऊँगा। इसके जो इज़ाफ़ी चार्जेज़ बनेंगे, वो मैं आपको दूँगा। ठीक है? आप गवर्नमेंट को कहा कि भाई हमने तो फ्री ज़ोन बनाए हुए हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, फ़ॉरेन एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, दूसरे ममालिक के बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए। इंदर तो सरमायाकारी करने के लिए, इंदर सामान बेचने के लिए तो नहीं थे। अगर एक हाईली प्रिविलेज्ड एरिया जहाँ पे टैक्स में छूट है, जहाँ पे आपको डिफरेंट बेनिफिट्स दिए गए हैं, अगर वहाँ पे मौजूद कंपनी मेनलैंड में सामान बेचने लग जाएगी, तो मेनलैंड वाली कंपनीज़ को नुकसान होगा। इन्होंने कहा ठीक है, आप ऐसा करें कि जो मेनलैंड कंपनी है वो आपके डोर स्टेप से सामान पिक करे, प्लस गेट पे आते हुए आप डिक्लेरेशन फीस दें। ठीक है? बाकायदा गेट आउट पास की फीस दें, इन पास की दें फीस, सामान दिखाएँ कि ये वाला सामान जा रहा है। और अगर आप बाहर आए हैं ना, तो हमने मंजूर हुसैन साहब पे तो वैट नहीं लगाया था, क्योंकि वो डेज़िग्नेटेड ज़ोन में है, एक फ्री ज़ोन में है। आपने बाहर निकलते हुए वैट भी देना है। यानी मेनलैंड कंपनी को काफ़ी सारी चीज़ें कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। उसके बाद कई जगहों में बी टू बी की परमिशन दी गई है। ठीक है? मिसाल के तौर पे अगर मैं बैठा हुआ हूँ किसी हल्के लेवल के फ्री ज़ोन में, सैफ ज़ोन में, सॉरी सैफ ज़ोन तो एक बहुत बड़ा फ्री ज़ोन है। ऐसे फ्री ज़ोन है जो सिर्फ़ रेज़िडेंसी पर्पज़ के लिए हैं, वीज़ा लेने के लिए, सिर्फ़ सर्विसेज़ वाले। लाइक शारजाह में सस्ते फ्री ज़ोन आपने सुने होंगे, शम्स फ्री ज़ोन, शम्स एब्रिविएशन है शारजाह मीडिया सिटी फ्री ज़ोन की। शम्स एब्रिविएशन है शारजाह मीडिया सिटी की। ये वाली बातें प्लीज़ नोट कीजिएगा। शम्स शारजाह मीडिया सिटी, ये एक बहुत हल्के लेवल का फ्री ज़ोन है। ये जो शेख सुल्तान है ना, शारजाह के बादशाह, उनका अपना है, किसी रिलेटिव का नहीं है, किसी अमीर आदमी का नहीं है, उनका अपना फ्री ज़ोन है। फ्री ज़ोन होता क्या है कि दे आर देमसेल्फ बिज़नेस, खुद एक समझ लें कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जो दूसरी कंपनीज़ को मोटिवेट कर रही है कि आओ मेरे एरिया में बिज़नेस करो। ये फ्री ज़ोन शेख सुल्तान का अपना है। इसमें बहुत हल्के लेवल के लाइसेंस जो होते हैं ना, वो दिए जाते हैं। इसी तरह एसपीसी, शारजाह पब्लिशिंग सिटी फ्री ज़ोन, SRTIP फ्री ज़ोन, शारजाह रिसर्च टेक्नोलॉजी इनोवेशन पार्क, ये 3 फ्री ज़ोन हैं। अच्छा नहीं, वजाहत अली कादरी, देखें जनरल रूल यही है कि एक फ्री ज़ोन कंपनी सिर्फ उस फ्री ज़ोन में बिज़नेस करेगी या यूएई से बाहर बिज़नेस करेगी, लेकिन ये जनरली स्पीकिंग है। ये मुझे जनरली स्पीकिंग का जो वर्ड बोलना पड़ता है ना, वो इसीलिए बोलना पड़ता है। फिर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन मौजूद, फिर कुछ ना कुछ मज़ीद भी छूट दी गई। मिसाल के तौर पे शारजाह पब्लिशिंग सिटी को ले लें या शम्स फ्री ज़ोन को ले लें, ये बड़े सस्ते फ्री ज़ोन हैं। मैं नाम लिख रहा हूँ आपके लिए चैट में, आप लोग कॉपी कर लें। शम्स, शारजाह मीडिया सिटी फ्री ज़ोन, इसी तरह HRTIP फ्री ज़ोन, ठीक है, शारजाह रिसर्च टेक्नोलॉजी इनोवेशन पार्क, एंड SPC शारजाह पब्लिशिंग सिटी फ्री ज़ोन। ये मैंने लिख दिया आपके लिए चैट में। अच्छा, अब ये बड़े हल्के लेवल के फ्री ज़ोन है, यानी एक बिल्डिंग है, उसके अंदर बस कोई वेयर हाउस नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। वो आपको लाइसेंस दे देती हैं मैन्युफैक्चरिंग का, तो कैसे होगी? आप तो उस एरिया में, तो उनके पास तो एरिया ही नहीं है जिसमें आप फैक्ट्री लगा सकें। वो तो एक बिल्डिंग पे मुश्तमिल फ्री ज़ोन है। अब होता क्या है देखें, आप पाकिस्तान में टेक्सटाइल का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं, आपने शारजाह में सिर्फ बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए कंपनी खोलनी है। आप उनको बताएंगे ना कि जो मुझे आमदन आएगी ये मैन्युफैक्चरिंग से आएगी,
अब लाइसेंस आपने मैन्युफैक्चरिंग का लिया है, लेकिन फैक्ट्री आप नहीं लगा सकते, उस फ्री जोन में जगह ही नहीं है फैक्ट्री लगाने की, फैक्ट्री पाकिस्तान में लगी है। इसी तरह से फर्ज करें कि आपने लाइसेंस ले लिया वेयर हाउस का। अगर आपने, प्लीज तवज्जो से सुनिएगा, अगर फर्ज करें आपने किसी फ्री जोन में वेयर हाउस का लाइसेंस ले लिया, अब आप उस फ्री जोन में वेयर हाउस खोलेंगे, मेन लैंड में नहीं ले सकते। मेन लैंड में आप किसी अथॉरिटी को जाके कहें ना कि भाई मेरा फ्री जोन रजिस्टर, मेरा वेयर हाउस रजिस्टर कर लो, उन्होंने कहना है भाई आप नहीं ओपन कर सकते, आप डायरेक्टली ओपन ही नहीं कर सकते। हाँ, शेयर स्पेस आप ले सकते हैं। ऐसे हो सकता है कि मैं एक मेनलैंड कंपनी हूँ, मेरा अपना वेयर हाउस है, आप कहते हैं मंजूर हुसैन मेरे पास आते हैं, ये कहते हैं कि मैंने, मेरी कंपनी तो फ्री जोन में है, मुझे तो इधर वेयर हाउस लेने नहीं देती है गवर्नमेंट अथॉरिटी, आप मेनलैंड कंपनी है, आपने लेके रखा हुआ है, मुझे सब लीड कर दें। तो इस तरह का B2B बिजनेस हो जाता है। सही। अच्छा, तो ये जो कंपनी सेटअप की चीज़ें हैं, ये थोड़ा आप डीप जाएंगे तो कुछ ऐसे 6 फ्री जोन स्पेशल हैं जिन्हें कहीं पे भी बिजनेस करना अलाउ है, डी के साथ इजाफी फीस दे के 2,500 3,000 दरम दे के। ये बहुत ज़्यादा फ्री जोन है। हमें जब कंपनी सेटअप करने लगते हैं तो हमें उस हर फ्री जोन में घुसना पड़ता है। ठीक है, ओके। अब याद रखिए, मैंने कहा कि फ्री जोन पर्सन या तो फ्री जोन से बिजनेस करेगा या किसी और से बिजनेस करेगा, ज़्यादातर यूएई से बाहर बिजनेस करेगा। अच्छा, अब सवाल क्या, सवाल ये कि जब भी फ्री जोन पर्सन से बिजनेस करेगा, जब भी फ्री जोन पर्सन से बिजनेस करेगा, वो क्या होगा, वो तमाम आने वाली इनकम क्वालिफाइंग इनकम होगी। वो इनकम क्वालिफाइंग इनकम होगी। अच्छा, एक्सेप्ट, अभी मैं ये वाले जुमले को आपने ऐसे ही याद रख लेना है, अभी बताने नहीं लगा। एक्सेप्ट फॉर एक्सक्लूडेड एक्टिविटीज, जब भी एक फ्री जोन पर्सन से बिजनेस करेगा, वो हमेशा एग्जाम्प्ट होगी एक्सेप्ट फॉर एक्सक्लूडेड एक्टिविटीज। एक्सक्लूडेड एक्टिविटीज कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिन्हें यूएई की गवर्नमेंट कॉर्पोरेट टैक्स से एग्जाम्प्ट नहीं करना चाहती थी। मिसाल के तौर पे, अगर मंजूर हुसैन भी एक फ्री जोन पर्सन है, मैं भी फ्री जोन पर्सन हूँ, मैं भी फ्री जोन हूँ, ये भी फ्री जोन है, अब हम दोनों के बीच में बिजनेस को गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है। ठीक है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे उन्हें कॉन्सर्न है। मिसाल के तौर पे बैंकिंग सर्विस, बैंकिंग चैनल हो गया, बैंकिंग पे चूंकि काफ़ी कंप्लाइंस होती है, उसकी काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉज एंड रेगुलेशन होते हैं, और बाज़ औक़ात आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये वाली जो ट्रांजैक्शन की गई है ये कहाँ से की गई है, चाहे किसी फ्री जोन ब्रांच से पैसे भिजवाए जाएं, मेन लैंड से भिजवाए जाएं, कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। तो कुछ ऐसी एक्टिविटी को निकाल के जिन्हें गवर्नमेंट कॉर्पोरेट टैक्स से एग्जेम्प्ट नहीं करना चाहती, जब भी एक फ्री जोन पर्सन फ्री जोन से बिजनेस करेगा, उसकी इनकम क्या होगी, क्वालिफाइंग इनकम, सवाई एक्सक्लूडेड एक्टिविटीज एक्सेप्ट एक्सक्लूडिंग एक्टिविटीज। एक्सक्लूडेड एक्टिविटीज क्या है, एक लिस्ट है, हम पढ़ लेते हैं उसे भी। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे।
सॉरी, अच्छा, सॉरी, मेरा गलती से माइक बीच में म्यूट हो गया था। मैं ये बोल रहा था कि जब भी एक फ्री जोन पर्सन दूसरे फ्री जोन से पर्सन से बिजनेस करेगा, उसकी इनकम क्या होगी? क्वालिफाइंग इनकम, सवाए कुछ खास एक्टिविटीज़ के, जिन्हें एक्सक्लूडेड एक्टिविटीज़ क्या कहा गया। मैं इन एक्सक्लूडेड एक्टिविटीज़ की डिटेल में अभी तक नहीं जा रहा, अभी नहीं जा रहा। मिसाल एक दे दी आपको बैंकिंग चैनल की डिटेल, हम थोड़ी सी देर के बाद उसको डिटेल में पढ़ते हैं। इधर तक किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का एनीवन? एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन था। मैं सर बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। ये सर एडिक्वेट सब्सटेंस जो है जिसमें हम एसेट्स की या एक्सपेंसेस की बात करते हैं, तो ये एडिक्वेट एसेट्स या ये एम्प्लॉयज एक्सपेंडिचर का कोई खास थ्रेशोल्ड है या इस तरह नहीं, करके कोई नहीं, है, या जजमेंट, जनरल परसेप्शन है जो हमारा कि भाई जजमेंट मेन एक्टिविटीज जजमेंटल है? जी। लेकिन आपको यूएई में ऐसी कंपनी ना बहुत सारी मिल जाएंगी, आप जिनका आप फ़ौरन देखते ही बताएंगे कि नहीं, ये तो एडुकेट सब्सटेंस का क्राइटेरिया मीट नहीं करते, ठीक है, जो बैंकिंग चैनल के लिए यूज़ होती हैं सिर्फ। ओके सर, जिस तरह सर अगर एक ब्रांच है किसी मेनलैंड कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और जो ब्रांच है वो इधर फ्री जोन में रजिस्टर्ड है, तो जो ब्रांच है उसमें इसलिए कि मेन तो सर सारे एसेट्स और जो एम्प्लॉयज या एक्सपेंडिचर होगा वो वहीं हो रहा होगा, तो उसमें किधर? सर के प्रोरेशन होगा या क्या होगा अगर दोनों का अगर नहीं, इनकम इसमें देखेंगे तो? अच्छा, ये सुन लें प्लीज, तवज्जो से सुनिएगा। ये वाला एक पॉइंट है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इनका क्वेश्चन ये है कि अगर एक कंपनी फर्ज करें कि है मेनलैंड में, लेकिन उसने अपनी एक ब्रांच फ्री जोन में खोली हुई है, ठीक है, उसने अपनी एक ब्रांच फ्री जोन में खोली हुई है, हम क्या करेंगे? यानी आधी इनकम उसकी आ रही है मेनलैंड से, कुछ आ रही है फ्री जोन से, क्या हम वहां पे प्रोरेटा करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे? जब भी एक ऐसी कंडीशन है कि एक हेड ऑफिस है मेनलैंड में और ब्रांच है फ्री जोन में, प्लीज बहुत तवज्जो से सुनिएगा, ये जो हेड ऑफिस होगा इसको हम कहेंगे डोमेस्टिक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। जब मैंने ये वाला वर्ड बोला है, इसको कहीं पे भी प्लीज उस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के कॉन्सेप्ट से रिलेट ना कीजिएगा जो मैंने आपको नॉन रेजिडेंट कंपनी पढ़ाते हुए पढ़ाया था, वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का कॉन्सेप्ट था। ये डोमेस्टिक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। जब मैं डोमेस्टिक का वर्ड पीछे लगाता हूँ ना, तो पूरा एक मीनिंग बदल जाता है, ठीक है। इसी तरह से एक और काम करें कि हेड ऑफिस है फॉरेन में, एब्रॉड, ब्रांच है फ्री जोन में, ऐसे में जो हेड ऑफिस होगा इसे हम कहेंगे फॉरेन परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। और ये इसका ताल्लुक जो बाकी जगहों पे हमने पढ़ा हुआ है वहां वाली परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के कॉन्सेप्ट से नहीं है, ये सिर्फ बड़ा स्पेसिफिक हो कि आपने क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन के कॉन्सेप्ट में से देखना है, इसी सिनेरियो में से देखना है। ऐसे सिनेरियो में हम ये देखेंगे, अब मिसाल के तौर पे आपके पास एक कंपनी आती है, वो कहती है कि मैं मेनलैंड तो हमारा हमारा हेड ऑफिस तो मेनलैंड में है, ब्रांच फ्री जोन में, आपने क्या करना है, सेपरेट करके देखना है। एज्यूम करें वो दोनों सेपरेटली काम कर रही हैं, तो वजह सुनिएगा, सेपरेटली काम कर रही हैं। लाइक मैं और मंजूर हुसैन भाई हैं, हम आपस में बिजनेस करती हैं, एक मैं मेन लैंड में हूँ, ये फ्री जोन में है। जब टैक्स वाले भाई आएंगे ना, वो कहेंगे नहीं, आप एज्यूम कर लें कि फैज़ान एक बिल्कुल अलग पर्सन है और मंजूर हुसैन एक अलग पर्सन है। अगर मैंने कोई लोन वगैरह लिया था मंजूर हुसैन से अपना भाई समझ के, तो वो कहेंगे कि नहीं, एज्यूम करें ये आपके भाई नहीं है। अब अगर आपने लोन लिया होता तो आपने किन टर्म्स एंड कंडीशन पे लिया होता? क्या आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन, जिसे हम कहते हैं ना आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन, उनके नजदीक जो हेड ऑफिस में, जो पेरेंट में, जो हेड ऑफिस में और ब्रांच में जो डीलिंग होगी, वो उन्हें चाहिए आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन पे रिकॉर्ड की जाए। वो कहेंगे कि आप ऐसा करें, टैक्स पर्पज के लिए आप हमें ये बताएं कि अगर ये आप पेरेंट और ब्रांच का रिलेशनशिप ना होता, फिर आप में कोई सेल परचेज होती, तो फिर किस टर्म्स एंड कंडीशन पे होती, कितने की होती, ठीक है। जब कितने की बात होगी ना, उसमें
नोट ऐसे करना है जैसे तमाम डीलिंग दो बिल्कुल डिफरेंट पर्सन के दरमियान हुई है। इधर से आप फिगर आउट करेंगे कि कितने पैसे ब्रांच ने कमाए हैं, कितने पेरेंट ने कमाए हैं। ठीक है, ठीक है। एज्यूम किया जाएगा दो डिफरेंट एंटिटी हैं। ओके, सर मेरा क्वेश्चन था यहाँ पर, जी ये जो डोमेस्टिक परमानेंट स्टैब्लिशमेंट है, ये बस इसी सिचुएशन में होगा कि पेरेंट कंपनी मेनलैंड में हो और ब्रांच मतलब इस तरह से हो, लेकिन अगर जी मेनलैंड के अंदर ही पेरेंट कंपनी और ब्रांच होगी तो उसके अंदर ये डिस्टिंक्शन नहीं आएगी। ये उसको हम कॉन्सेप्ट ही तब आएगा जब, जी 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 जो वैसे ब्रांच होती है ना, एक क्या कहते हैं उसे, रेजिडेंट। जब एक रेजिडेंट कंपनी की ब्रांच मेनलैंड में होती है, उसे कहते हैं ये उसी की एक्सटेंशन है, उसी का पार्ट है, उसी की एक टांग है, सेपरेट नहीं है। ठीक है, उस काम के लिए उसकी रजिस्ट्रेशन इकट्ठी की जाती है। आपने जब कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन की थी तो आपने पढ़ा था कि हम उसको आ, उधर ही डिस्क्लोज करते हैं, उसकी सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं होती। ठीक है, लेकिन ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ फ्री जोन पर्सन के लिए हमें अप्लाई करने लगे। हम यहाँ पे आके आल तो वो दोनों रेजिडेंट पर्सन हैं, एक ब्रांच है, एक मेनलैंड है, एक ब्रांच है, लेकिन उनके जो पैसे होंगे फॉर टेस्ट पर्पज के लिए कि मेनलैंड के पास कितनी इनकम है, फ्री जोन के लिए कितनी है, हम उसको अलग अलग ट्रीट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सर इसमें एक ये था कि अगर मेनलैंड में सपोज मैं 100,000 मेरी प्रॉफिट है, तो वहाँ उसका सेपरेट कॉर्पोरेट टैक्स अप्लाई होगा, लेकिन जो मेरी ब्रांच फ्री जोन में है उसको एज अ सेपरेट एंटिटी में ट्रीट करूंगा। और अगर कि वो सारी कंडीशंस मीट कर रही है क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन की, तो उसकी एग्जम्प्ट इनकम होगी। इस तरह हो जाएगा, हम सेपरेट एंटिटी एज अ सेपरेट एंटिटीज ट्रीट करेंगे, मेनलैंड में अगर वो मेनलैंड ब्रांच को है, और इसको ब्रांच को। पॉइंट नंबर वन, अगर वो ब्रांच है, एज अ ब्रांच रजिस्टर है, ये वाला रूल कभी भी चेंज नहीं होगा कि एक रेजिडेंट पर्सन की ब्रांच उसका हिस्सा है। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त उन दोनों की रजिस्ट्रेशन इकट्ठी होगी। ठीक है, हाँ, जब हम इनकम की कैलकुलेशन कर रहे होंगे उसमें हमें दिखाना होगा कि ये वाली इनकम जो हम आगे देखेंगे, ये वाली इनकम हमारी टैक्सेबल है, लेकिन ये वाला पोर्शन हमारा चूंकि एक ब्रांच से रिलेट करता है और ये ब्रांच जो है ये कॉर्पोरेट टैक्स से एग्जाम क्वालिफाइंग इनकम कमा रही है, तो इस पे 0% टैक्स लगाएं। ठीक है, अच्छा सर, इधर एक क्वेश्चन है मेरा कि वो इनकम कैसे सेग्रीगेट करेंगे। अगर मिसाल के तौर पर एक फ्री जोन कंपनी में प्रोडक्शन हो रही है और उधर मेनलैंड में जस्ट सेलिंग हो रही है, यहाँ पे फ्री जोन में जस्ट कास्ट इनकर हो रहा है और मेनलैंड में उसकी वो रेवेन्यू जनरेट हो रही है, तो फिर ऐसे इनकम को कैसे वो सेग्रीगेट करेंगे। देखिए इनका क्वेश्चन है कि हम उसको सेग्रीगेट कैसे करेंगे। इस काम के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं। हम्म, एक मिनट रुकिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रॉफिट एट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, ये एक सेपरेट फील्ड है पूरी ट्रांसफर प्राइसिंग में। जब आप ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ेंगे ना, वहां पे एक सेपरेट कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, ट्रांसफर प्राइसिंग हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं उन सबको रिकमेंड करूंगा कि इसका फ्यूचर में बहुत स्कोप है। जो टैक्स के एक्सपर्ट हैं ऑलरेडी या टैक्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो ट्रांसफर प्राइसिंग को लाजमी करें। ठीक है, ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड हैं कुछ, जैसे सेपरेट एंटिटी अप्रोच हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो यूज़ की जाती हैं। इनको हम अप्लाई करते हैं इन रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक। हम ये देखते हैं कितनी इनकम मेनलैंड की थी, कितनी फ्री जोन की थी। ठीक है, ओके। अच्छा, वापस आ जाते हैं पॉइंट पे। अब बिजनेस या तो फ्री जोन पर्सन टू फ्री जोन पर्सन के दरमियान में होता है, या फ्री जोन पर्सन टू नॉन फ्री जोन पर्सन में होगा। ऐसे ही होगा ना, या तो
फैज़ान बड़ा अच्छा बंदा है या फैज़ान बड़ा बुरा बंदा है, ठीक है? ऐसे तो हो नहीं सकता कि शहर अच्छा है, पाँव बुरे हैं। तो या फ्री ज़ोन पर्सन से बिज़नेस करेगा या फ्री ज़ोन पर्सन नॉन फ्री ज़ोन पर्सन से बिज़नेस करेगा। अगर फ्री ज़ोन पर्सन से बिज़नेस करेगा, फिर सारी इनकम क्वालिफाइंग इनकम होगी सिवाय एक्सक्लूडेड एक्टिविटीज़ के। सिवाय एक्सक्लूडेड एक्टिविटीज़ से हासिल होने वाली इनकम की एक्सक्लूडेड एक्टिविटीज़ हम आगे देखते हैं, ठीक है? जब फ्री ज़ोन पर्सन नॉन फ्री ज़ोन पर्सन से बिज़नेस करेगा, तो फिर कोई भी इनकम क्वालिफाइंग नहीं होगी सिवाय नॉन क्वालिफाइंग इनकम होगी सारी की सारी, एक्सेप्ट फॉर क्वालिफाइंग एक्टिविटीज। एक नया वर्ड आ गया आपके लिए, राइट? ये वाला जो पोर्शन है ना, जिसको मैं हाईलाइट करने लगा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वालिफाइंग, जब भी एक फ्री जोन पर्सन फ्री जोन से बिजनेस करेगा, तो तमाम इनकम क्वालिफाइंग इनकम होगी सवाए एक्सक्लूडेड एक्टिविटीज के। और फ्री जोन पर्सन नॉन फ्री जोन पर्सन से बिजनेस करेगा, तो तमाम इनकम नॉन क्वालिफाइंग होगी सवाए क्वालिफाइंग एक्टिविटीज से हासिल होने वाली इनकम के, ठीक है? इसका मतलब ये है कि हुकूमत टेस्ट के लिए, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पर्पज के लिए क्वालिफाइंग एक्टिविटीज को प्रमोट कर रही है और एक्सक्लूडेड एक्टिविटीज को थोड़ा प्रेस कर रही है, राइट? क्वालिफाइंग इनकम पे जो सा वो टैक्स नहीं होगा और जो नॉन क्वालिफाइड इनकम है उस पर टैक्स होगा। जी बिल्कुल। अच्छा, इधर तक जो चीज़ें हैं वो आपको नज़र आ रही हैं कि क्वालिफाइंग इनकम और नॉन क्वालिफाइंग इनकम क्या चीज़ है। लेकिन उसमें कुछ ऐसे हैं, वो है डेफिनेशन की। यानी आप एक चीज़ की डेफिनेशन पढ़ने के लिए, हमने पढ़ना था क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन को। क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन पढ़ने के लिए हमने 5 कंडीशन पढ़ी। पहली थी एडिक्वेट सब्सटेंस होना चाहिए, लेकिन सेकंड थी क्वालिफाइंग इनकम कमानी चाहिए। क्वालिफाइंग इनकम पे जाके हम फंस गए बुरी तरह से। उसकी वजह ये है कि उसने हमें एक नई डेफिनेशन दे दी। उसने कहा भाई ये क्वालिफाइंग एक्टिविटीज और एक्सक्लूडेड एक्टिविटीज का भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। अब हमें क्वालिफाइंग एक्टिविटीज को भी देखना है, एक्सक्लूडेड एक्टिविटीज को भी देखना है। देखते हैं पहले कि क्वालिफाइंग एक्टिविटीज कौन सी होती हैं। क्वालिफाइंग एक्टिविटीज वो हैं जिन्हें गवर्नमेंट टैक्स पर्पस के लिए ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे रही है, ठीक है? आपके साथ एक लिस्ट दे दी है 13 पॉइंट्स की। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग को हमेशा, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल हो गया, इनको हमेशा हर जगह पे प्रमोट किया जाता है, ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग हर कंट्री की इकोनॉमी की बैकबोन होती है, ठीक है? पाकिस्तान में तो सिर्फ ले देखे बैकबोन क्या है इकोनॉमी की, कहाँ पे लोग पैसा लगाते हैं सेविंग के लिए? एक इंतहाई फजूल किस्म की इंडस्ट्री है प्रॉपर्टी, पाकिस्तान में, प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी, ठीक है? प्रॉपर्टी में लगाते हैं ना, वो किसी काम का ना, बस एक रेस होती है। वो फलां जगह पे एक जगह है, उसको 10 बंदे लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू ऊपर चली जाती है, ठीक है? हालांकि वो किसी काम का नहीं होता वैसे इटसेल्फ। अगर एक बंदे के पास 10 प्लॉट हैं, तो द क्वेश्चन राइजेस उसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल क्या है 10 का? ओके, 10 प्लॉट्स का रहना भी बंदे ने एक पे है। लेकिन पूरी दुनिया में जो समझदार हुकूमतें होती हैं वो मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करती हैं, प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स और मटेरियल को प्रमोट करती हैं। उसके बाद होल्डिंग ऑफ शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज, होल्डिंग एक्टिविटीज आप कह रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और मटेरियल्स, प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स और मटेरियल, होल्डिंग ऑफ शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज। अच्छा, उसके बाद ऑनरशिप, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ शिप्स, ऑनरशिप, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ शिप्स। ये किसी हद तक ट्रेडिंग वगैरह के लिए भी हेल्पफुल हो जाते हैं, ओके? उसके आगे चलते हैं री इंश्योरेंस सर्विसेज। हाँ जी, री इंश्योरेंस सर्विसेज क्या होती हैं? इंश्योरेंस सर्विसेज को दोबारा री इंश्योर करना।
इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं वो कभी भी उन्होंने अपना जो, जब आप एक कंपनी से इंश्योरेंस करवाते हैं, उन्होंने Risk आगे divide एक और कंपनी से इंश्योरेंस करवानी होती है, और ये चलते चलते कोई सिलसिला इसका एक नॉर्वे की एक आखिरी कंपनी है, वहां पे जाके एंड होता है। देखिए, जो इंश्योरेंस, जैसे आपको पता है, आपको कोई अल्लाह ना करे कोई गाड़ी इंश्योर करवाई हुई है, उसका अल्लाह ना करे एक्सीडेंट होता है, तो आप पैसे इंश्योरेंस कंपनी से लेते हैं। अब अल्लाह ना करे, अगर फर्ज करें कि 10 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है, इंश्योरेंस कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है, यानी उसके पास पैसे ही नहीं है कि वो उनको कर सके, वो कहाँ से पैसे देगी? या फर्ज करें कि गवर्नमेंट खुद एक इंश्योरेंस कंपनी भी अपना रिस्क असेस कर रही होती है कि ठीक है, मैंने कह तो दिया है कि अगर इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो मैं पैसे दूंगी, लेकिन मेरे पास भी तो कोई इंश्योरेंस होनी चाहिए। उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, मुझे भी कोई इंश्योर कर रहा हो, मुझे भी कहीं ना कहीं से कंपेंसेशन मिल रही हो, तो वो री इंश्योरेंस करवाते हैं। री इंश्योरेंस या तो पूरी कंपनी की हुई होती है और बाद में स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन की हुई होती है। लाइक एक बहुत बड़ी स्टेट इंश्योरेंस की कंपनी है पाकिस्तान में, जिसका मैंने ऑडिट किया था इन 2016-17। उनकी ऐसी पॉलिसी थी कि अगर इतने दरम से ऊपर, इतने मिलियन रुपए से ऊपर की अगर आपकी कोई इंश्योरेंस है, तो उसकी आपने फर्दर री इंश्योरेंस करवानी है। ठीक है, री इंश्योरेंस की बाकायदा कंपनीज होती हैं। स्विस री इंश्योरेंस कंपनी बड़ा मशहूर ग्रुप है, ये सिर्फ री इंश्योरेंस का काम करती हैं, और कई जगहों पे री इंश्योरेंस कंपनी को भी इंश्योर करने वाली कंपनीज होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है री इंश्योरेंस कंपनीज को इतना प्रमोट क्यों किया गया? हालांकि अगर आप अगली लिस्ट देखेंगे ना एक्सक्लूडेड एक्टिविटीज की, तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने जहां पे क्वालिफाइंग एक्टिविटीज में री इंश्योरेंस को डाला है, इन्होंने इंश्योरेंस एक्टिविटीज को एक्सक्लूडेड एक्टिविटीज में डाला है। अच्छा। यानी वो री इंश्योरेंस को तो बेनिफिट दे रहे हैं, इंश्योरेंस को इतना नहीं दे रहे। इंश्योरेंस किस चीज की होती है? ज्यादातर बिजनेस की नहीं होती। हेल्थ इंश्योरेंस होगी लोगों की, गाड़ियों की इंश्योरेंस हो जाएगी। री इंश्योरेंस सर्विसेज एक बिजनेस को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, ये बिजनेस से डील कर रहे हैं, बी टू बी किस्म की एक्टिविटी है री इंश्योरेंस। ठीक है। ठीक है, उसके बाद फंड मैनेजमेंट सर्विसेज, वेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। इसमें बड़ी जबरदस्त हिकमत है। फंड मैनेजमेंट सर्विसेज क्या होती हैं? सीए के पार्टिसिपेंट्स, म्यूचुअल फंड भी आ जाते हैं इसमें, बाकी भी। देखें, जब भी आपके फंड कोई मैनेज कर रहा है या कोई वेल्थ वगैरह मैनेज कर रहा है, उसने आपके पैसे में भी 10-15 जगहों पे इन्वेस्ट किया हूँ, किसी कंपनी के शेयर लिए हों। जब भी आपने से किसी के शेयर लिए हुए हैं, आपके पास जो प्रॉफिट आता है, जो डिविडेंड आता है, उस पर ऑलरेडी टैक्स लग चुका होता है, राइट? कंपनी क्या करती है? कंपनी पैसे कमाती है, उस पर टैक्स देती है। टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है, जिसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहा जाता है, वो हमेशा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो हमेशा अपने ऑनर में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो फंड एंड मैनेजमेंट सर्विसेज तक, वेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, इनके पास जो पैसे आ रहे होते हैं वो ज्यादातर ऑलरेडी टैक्स हो चुके होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अभी हमने मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड को हम समझ गए, होल्डिंग ऑफ शेयर को समझ गए, ऑनरशिप मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ शिप को देख लिया, री इंश्योरेंस सर्विसेज को देख लिया, फंड मैनेजमेंट सर्विसेज, वेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, ये भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद है हेडक्वार्टर सर्विसेज टू रिलेटेड पार्टी। सर ये ये ऐसी फंड मैनेजमेंट सर्विस, सर्विस को दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं? फंड मैनेजमेंट सर्विसेज, फंड मैनेज करना, ये इंसानों की भी हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड की मैनेजमेंट भी इसी में आ जाती है। म्यूचुअल फंड का आइडिया है सफीउल्लाह आपको? है। ओके, फर्ज करें कि आपने सोचा कि यार मैं बिजनेस करता हूँ, मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं, मैं शेयर ले लेता हूँ। ठीक है, जी सर। अच्छा, अब आप कहते हैं कि यार मेरे पास तो 1 लाख रुपए है, मैं उससे किसी कंपनी के 100 शेयर ले लूंगा, ज्यादा से ज्यादा 100 शेयर ले लूंगा। 100 शेयर में मसला ये है कि अल्लाह ना करे कंपनी अगर नीचे गई तो मेरा तो सारा लॉस हो जाएगा।
हम आपको इस बात का रिस्क है कि आप अपने फंड को अप्रोप्रिएटली डाइवर्स नहीं कर सक रहे। डाइवर्स का मतलब है आप रिस्क फैला नहीं रहे। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि फैला क्यों नहीं सक रहे आप अपने रिस्क को? उसकी वजह ये है कि आपके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं कि आप 10 कंपनीज के शेयर ले लें। आप 100 शेयर ले सकते थे, आपने एक ही कंपनी के लिए। अच्छा, अब ये आपका हाल नहीं है, ये फ़र्ज़ करें मेरा भी हाल है। ये जितने भी लोग पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, सबकी यही हालत है। हम सबके पास सिर्फ़ 1 लाख रुपए है और हमने उसे कहीं इन्वेस्ट करना है और हमने अपने रिस्क को भी कवर करना है। हम ये भी नहीं चाहते बहुत ज़्यादा रिस्क लिया जाए। हम क्या करते हैं कि एक बंदा, एक फंड मैनेजमेंट सर्विसेज जो बड़ी काबिल एतमाद है, रजिस्टर्ड कंपनी है, रजिस्टर्ड फंड है, हम उसके पास चले जाते हैं। हम उसे कहते हैं कि हम 50 लोग आ गए हैं, हम सब के पास 1 लाख रुपये है। हम सब अगर अकेले शेयर लाएं, डिबेंचर लाएं, तो हम एक ही कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम सबके पैसे मिलाकर आप मैनेज करें। एक तो आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आपको पता है कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना। प्लस आपके पास जब सब लोगों के पैसे जमा होंगे, तो आप ज़्यादा डाइवर्स कर सकेंगे। आप डिफरेंट कंपनीज के शेयर खरीद सकेंगे और जो भी प्रॉफिट हमारा आएगा, आप हम 50 लोगों में इक्वल अमाउंट में तकसीम कर देंगे। क्योंकि हम सब ने 1 लाख रुपए लगाया हुआ है, सबको उसके शेयर के हिसाब से मिल जाएगा। ऐसी सर्विसेज फंड मैनेजमेंट सर्विसेज होती हैं। ठीक है? ओके सर। ठीक है, वेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज थोड़ी बहुत मिलती जुलती चीज़ें हैं। ठीक है? अच्छा, उसके बाद आ गया हेडक्वार्टर सर्विसेज टू रिलेटेड पार्टी। हेडक्वार्टर सर्विसेज में कई जगहों पे सेंट्रलाइज्ड सिस्टम किया होता है। आपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन टास्क को, अच्छा रिलेटेड पार्टी, हम इसमें एक और टर्म भी देखेंगे, रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी से क्या मुराद है? रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन भी हमें इधर पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये सारा जो टॉपिक है ये चला गया रिलेटेड पार्टी में। लेकिन अभी तक हम, चूंकि बारी बारी हम एक चीज़ की, हम क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन की डेफिनेशन देखने लगे, तो हमें पता चला कि क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन की डेफिनेशन देखने के लिए हमें क्वालिफाइंग इनकम की भी डेफिनेशन पढ़नी है। फिर हमें पता चला कि क्वालिफाइंग इनकम को समझने के लिए क्वालिफाइंग एक्टिविटीज और एक्सक्लूडेड एक्टिविटीज को भी समझना है। यहाँ पे अगर हम रिलेटेड पार्टी में भी अभी इस स्टेज पे चले जाएं, तो चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। बस इतना समझ लें कि यहाँ पे डेक्टर हो गए, जहाँ पे फर्ज करें एक ही बंदा है, उसकी 2 कंपनीज हैं, वो दोनों आपस में रिलेटेड पार्टीज होंगी। रिलेटेड पार्टी इस सब चीज़ को कहा जाता है। ओके, तो अगर फर्ज करें कि रिलेटेड पार्टीज को आप हेडक्वार्टर सर्विसेज दे रहे हैं, हेडक्वार्टर सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की सर्विसेज आ गई हैं, उनकी सेल्स प्रोसेस का हिसाब किताब रखना। ठीक है, एक कंपनी है, वो बाकी 10 कंपनीज को, 10 रिलेटेड कंपनीज को हेडक्वार्टर सर्विसेज दे रही है, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क मैनेज कर रही है या उनकी ट्रेजरी मैनेज कर रही है। ठीक है, उनकी फाइनेंसिंग सर्विसेज, बैंक में कितने पैसे आए हैं, किसको कितने देने हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं, इस तरह की सर्विसेज अगर कोई कंपनी दे रही है, तो दैट विल बी क्वालिफाइंग एक्टिविटीज। ठीक है, उसके बाद बात आ गई एयरक्राफ्ट की, फाइनेंसिंग एंड लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट। जब शिफ्ट को बेनिफिट दिया गया है, तो डेफिनेटली एयरक्राफ्ट को भी देना चाहिए कि अगर कोई कंपनी फाइनेंस कर रही है या लीज कर रही है एयरक्राफ्ट को, तो उनसे आने वाली इनकम भी क्वालिफाइंग इनकम होगी। ये भी क्वालिफाइंग एक्टिविटीज है। इसके बाद लॉजिस्टिक सर्विसेज, एक मैंने बीच में स्किप की है, वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है लॉजिस्टिक सर्विसेज। लॉजिस्टिक्स क्या होता है? ये जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज है या एक ट्रांसपोर्टेशन की मुल्क से सर्विस। ठीक, दूसरे, हाँ अच्छा, अब हम आगे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड मटेरियल इन एंड फ्रॉम अ डेजिग्नेटेड जोन टू अ कस्टमर, दैट इज। अच्छा, सिंपली अगर कहूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड और मटेरियल्स फ्रॉम अ डेजिग्नेटेड जोन। डेजिग्नेटेड जोन क्या चीज़ होती है? डेजिग्नेटेड जोन, फ्री जोन की कुछ खास टाइप्स होती हैं। ठीक है, तवज्जो से सुनिएगा। डेजिग्नेटेड जोन एक ऐसी इस्तिलाह है जो वैट में हमने पढ़ी है, वैल्यू एडेड टैक्स में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। फ्री जोन हर तरह के होते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। कुछ के आसपास गेट लगा हुआ है, बाकायदा बाउंड्रीज हैं,
कई एक बिल्डिंग पे मुश्तमिल है, जिसका दिल करता है मुंह उठा के चला जाता है। अब जब बेनिफिट देने की बारी आई कि वैट के लिए किसे बेनिफिट दिया जाए, जरा समझिएगा इस मिसाल को। फर्ज करें कि पाकिस्तान में एक दुकान है, उस पे पत्ती का डब्बा बिकता है 100 रुपए का, उस पे सेल टैक्स लगता है। उसके साथ ही दूसरी दुकान है, उस पे पत्ती का डब्बा 100 का है, प्लस उस पे सेल टैक्स लगता है। एक पे नहीं लगता, एक पे लगता है। कितनी वैल्यू हो जाएगी अबू बकर? जिस पे सेल टैक्स लगता है वो कितने का पत्ती का डब्बा देगा आपको? और वो जो परसेंट होगी सेल टैक्स की वो ऐड हो जाएगी उसके अगर अंदर। पाकिस्तान में 18% है तो 118 का बिकेगा। 118, और 100 वाला दूसरी दुकान 118, वाला कितने का दे रहा होगा? 100 100 रुपए रुपए का। का। आप किससे लाएंगे? हम 100 रुपए वाले से। 100 रुपए वाले से, ठीक है। अब इन्होंने ये देखा कि ये जो ऐसे फ्री जोन है जिनमें रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस नहीं है, जिसका दिल करेगा जाए और मुंह उठा के उधर चला जाए। अगर तमाम फ्री जोन को वैट में या सेल टैक्स में सहूलत दे दें तो सब लोग जाके उस फ्री जोन से शॉपिंग करेंगे। इन्होंने कहा नहीं, हम एक इन्होंने नई इस्तेलाह निकाली, डेजिग्नेटेड जोन। डेजिग्नेटेड जोन से मुराद वो खास फ्री जोन है जिन फ्री जोन के आसपास बाउंड्री लगी हुई है, जहां पे आप इंटर सामान लेके जाते हैं तो आपको पूछते हैं रोक के कि भाई आप इधर काम करते हैं, आप किस पर्पस के लिए जा रहे हैं। जहां से सामान बाहर आता है तो पूछा जाता है, समझ गए? ऐसे फ्री जोन को कहा जाता है डेजिग्नेटेड जोन। और ये डेजिग्नेटेड जोन की इस्तेलाह, डेजिग्नेटेड जोन की टर्म कहां पे इंट्रोड्यूस करवाई गई थी? वैल्यू एडेड टैक्स में। ठीक है, ठीक हो गया अबू बकर? जी सर, ठीक होगा। अच्छा, अब मैं अगर टैक्स कंसल्टेंट्स को निकाल दूं, जितने भी यूएई में अकाउंटेंट्स बैठे हैं, जो पिछले 20 साल से बैठे हैं, उनसे जाके आप जरा पूछिएगा कि डेजिग्नेटेड जोन क्या होता है। 99% को नहीं पता होगा। इनमें से आप जाके पूछिएगा क्वालिफाइंग फ्री जोन क्या होता है, 99% को नहीं पता होगा। क्वालिफाइंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, क्वालिफाइंग एक्सक्लूडेड एक्टिविटीज क्या होती हैं, 99% को नहीं पता होगा। ठीक है, वो अकाउंटेंट से मुराद सिर्फ वही एक जो सिस्टम चल पड़े। जब तक आप ये वाली चीज़ें तसल्ली से पढ़ते नहीं हैं, आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप करती क्या है, जो अब फर्ज करें कि एक फ्री जोन कंपनी है, उसने अपने 3 अकाउंटेंट्स रखे हुए हैं, वो बाहर से एडवाइजरी लेती हैं कि आओ हमें सिस्टम बना के दो, हमें बताओ हमारी इनकम एग्जाम्प्ट होगी नहीं होगी। ठीक है, ओके। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस है, ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने याद रखना है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर कोई भी गुड्स या मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करना है फॉर द पर्पज ऑफ रीसेलिंग, ठीक है, एक तो होता है फाइनल कंजप्शन, एक होता है रीसेलिंग। तो सिर्फ और सिर्फ डेजिग्नेटेड जोन के अंदर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो दैट विल बी आल्सो क्वालिफाइंग एक्टिविटीज। ठीक है, ओके। जरा सा हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि थोड़ा बेहतर अंदाज में हमें याद रह सके। ये मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये दोनों काफ़ी हद तक रिलेटेड हैं। अगर पाकिस्तान में बात करूँ तो जो प्रोसेसिंग होती है उसको भी मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन में गिना जाता है। तो जब भी गुड्स या मटेरियल प्रोसेस हो रही हैं, मैन्युफैक्चर हो रही हैं या किसी और प्रोसेस से गुजर रही हैं, तो वो एक्टिविटीज़ क्वालिफाइंग एक्टिविटी होगी। इसके बाद कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड पार्टी के केस में होती हैं। इसमें हेडक्वार्टर हो गई सर्विसेज हो गई या ट्रेजरी एंड फाइनेंसिंग सर्विसेज हो गई। इसके बाद लॉजिस्टिक्स से जो चीज़ें रिलेट करती हैं उनको अगर मैं इधर इकट्ठा कर दूं, इनकी नंबरिंग हटा के, ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ शिप्स, इसके बाद आ गई लॉजिस्टिक्स,
एंड एयरक्राफ्ट को आप डाल सकते हैं फाइनेंसिंग एंड लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट। यहाँ पे मैंने 3 को क्लब करने की कोशिश की है, although वो बड़ी नाकाम सी कोशिश है। उसकी वजह ये है कि जो फाइनेंसिंग एंड लीजिंग है ना, ये एयरक्राफ्ट डायरेक्टली नहीं है, या डायरेक्ट एयरक्राफ्ट की ओनरशिप की बात नहीं की गई, बल्कि उन्हें फाइनेंसिंग या लीज करने की बात की गई है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज या प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये तो पहला पॉइंट हो गया। सेकंड, जो रिलेटेड पार्टी से रिलेट करती हैं, हेड क्वार्टर सर्विसेज एंड ट्रेजरी एंड फाइनेंसिंग सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद ऑनरशिप, लॉजिस्टिक्स से रिलेट करने वाली 3 चीज़ें, ऑनरशिप, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ शिप्स, फाइनेंसिंग एंड लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, या किसी भी और तरह की लॉजिस्टिक्स सर्विसेज, 3 इसमें शामिल हो गई हैं, ठीक है। अच्छा, एयरक्राफ्ट के स्पेयर पार्ट्स भी आ गए डेफिनेटली, ओके। अच्छा, उसके बाद कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो फाइनेंसिंग से रिलेट करती हैं, ठीक है, और इनकी हमेशा किसी ना किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूवल चाहिए होता है। अप्रूवल क्यों चाहिए होता है? ये ऐसी जगह हैं, ये तीनों तवज्जो से सुनिएगा, ये तीनों ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनका बड़ा इंपॉर्टेंट ताल्लुक है जनरल पब्लिक के पैसे से, आवाम के पैसे से। और आवाम का पैसा, जब भी जनरल पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, तो वहाँ पे हमेशा कोई ना कोई अथॉरिटी इन्वॉल्व होती है। जैसे पाकिस्तान में अगर बैंक ओपन करना हो ना आपने, तो वो इतना आसान नहीं है। आपको स्टेट बैंक से परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको हज़ार लॉज एंड रेगुलेशन पूरे करने पड़ेंगे। तो ऐसी सर्विसेज जो आपके फंड से रिलेट करती हैं, इसमें हमेशा किसी ना किसी रेलिवेंट अथॉरिटी का अप्रूवल चाहिए होगा, ठीक है। वो वेल्थ की मैनेजमेंट हो, फंड की मैनेजमेंट हो, या री इंश्योरेंस सर्विसेज हो। ओके, ओके। सबसे पहली चीज जो गुड एंड मटेरियल से रिलेट करती है, वो है मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसी तरह से ऑनरशिप, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ शिप्स, लॉजिस्टिक्स सर्विसेज, या फाइनेंसिंग एंड लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, ये तीनों चीज़ें रिलेट करती हैं लॉजिस्टिक्स से। री इंश्योरेंस सर्विसेज, फाइनेंस एंड वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज, फंड मैनेजमेंट सर्विसेज, ये रिलेट करती हैं पब्लिक मनी से। अच्छा, इसी तरह से वो सर्विसेज जो रिलेटेड पार्टीज को दी जाती हैं, उसमें आपके पास हेडक्वार्टर सर्विसेज आ गया, ट्रेजरी एंड फाइनेंसिंग सर्विसेज आ गया वो इसमें। अच्छा, और होल्डिंग ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटीज, होल्डिंग को क्यों एग्जाम किया था? होल्डिंग ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटीज, इसको भी उन्होंने एग्जाम किया। इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? आपको पता होगा कि जो भी शेयर एंड सिक्योरिटीज को होल्ड कर रही होती है ना कंपनीज, उनके पास जो पैसे पहुंचते हैं वो ज्यादातर ऑलरेडी टैक्स हो गए होते हैं, ठीक है। ठीक है। और लास्ट चीज है गुड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज फ्रॉम a designated zone within or from a designated zone for reselling purposes। आखिर में लिखा हुआ है कोई भी एक्टिविटी जो रिलेटेड हो, रिलेटेड का मतलब ये है इस लास्ट लाइन का, अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो जिनकी इटसेल्फ जीरो वैल्यू हो, मिसाल के तौर पे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसके दौरान कोई ना कोई रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो गया, या कोई ऐसी चीज हो गई जो इंटेंडेड, कोई ऐसी इनकम आ गई जो इंटेंडेड इनकम नहीं थी। मिसाल के तौर पे आपने कुछ पैसे आपके पास इजाफी बचे हुए थे, आपने मजीद रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए रखने से आपने थोड़ी देर के लिए बैंक में जमा करवा दिए। अब वो इंटरेस्ट इनकम मैन्युफैक्चरिंग से नहीं आई, लेकिन वो इटसेल्फ एक सेपरेट एक्टिविटी नहीं थी, उसका सेपरेटली कोई मतलब नहीं था। आपने किसी क्लाइंट से कोई डीलिंग की, या किसी सप्लायर ने वक्त पे अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की, आपने उस पर केस किया, आपको वहाँ से कोई कंपनसेशन मिल गई, वो एक ऐसी एक्टिविटीज़ है जो स्टार्ट
स्टैंड अलोन एक्टिविटी नहीं है, वो आपके बिजनेस सी का पार्ट है, आपकी बिजनेस सी की वजह से। तो वो कोई भी अगर इससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी होगी ना, वो एसी का पार्ट गिनी जाएगी। ठीक है, ओके। हम इनको 1 2 3 4 5 ग्रुप में हमने बांट दिया। मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ शिप्स, लॉजिस्टिक सर्विसेज, फाइनेंसिंग एंड लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, होल्डिंग सर्विसेज हो गई, और फंड मैनेजमेंट सर्विसेज जिसमें री इंश्योरेंस सर्विसेज आ गया, वेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज आ गया, और वो सर्विसेज जो सिर्फ रिलेटेड पार्टी को दी जाती हैं, हेडक्वार्टर सर्विसेज एंड ट्रेजरी एंड फाइनेंसिंग सर्विसेज। ठीक है, ये पॉइंट से क्वालिफाइंग एक्टिविटीज, ये आपने इसी तरह से याद करने होने चाहिए। अगर आप जब कंसल्टेंसी में जाएंगे, डेफिनेटली इनकी ज़रूरत आपको ज़्यादा होगी। इसके बाद हम आ जाते हैं एक्सक्लूडेड एक्टिविटीज़ की तरफ। एक्सक्लूडेड एक्टिविटीज़ वो हैं जिन पे कई दफ़ा आपको बेनिफिट हासिल नहीं हो रहा होता। अच्छा, ये याद रखें कि एक्टिविटीज़ की 2 टाइप्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि या क्वालिफाइंग इनकम एक्टिविटीज़ होंगी या एक्सक्लूडेड एक्टिविटीज़ होंगी। एक्टिविटी 2-3 तरह की हो सकती हैं, या तो क्वालिफाइंग एक्टिविटीज़ जिनकी एक लिस्ट मैंने आपको दे दी है, या एक्सक्लूडेड एक्टिविटीज़ जिनकी लिस्ट आपके सामने है। ठीक है, तकरीबन ये चंद एक एक्टिविटीज़ हैं, चंद एक्टिविटीज़ ये हैं, लेकिन पूरी दुनिया में इससे ज़्यादा एक्टिविटीज़ होंगी, इससे कहीं ज़्यादा एक्टिविटीज़ बन सकती हैं। तो हम पढ़ किसको रहे हैं, क्वालिफाइंग एक्टिविटीज़ को, एक्सक्लूडेड एक्टिविटीज़ को। बाकी एक्टिविटीज़ में क्या होगा वो भी इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे। ओके, सबसे पहली चीज़ है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो नेचुरल पर्सन से होती है अदर देन क्वालिफाइंग एक्टिविटीज़, क्वालिफाइंग एक्टिविटीज़ के अलावा कोई भी काम अगर नेचुरल पर्सन से आप कोई डील करते हैं ना, वो एक्सक्लूडेड एक्टिविटीज़ में आएगी। ठीक है, यानी आप अगर ऊपर ये जो मैन्युफैक्चरिंग है या प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स है, होल्डिंग ऑफ शेयर्स है, ये अगर आप किसी नेचुरल पर्सन से नहीं कर रहे तो हमेशा एक्सक्लूडेड एक्टिविटीज होगी। इसका क्या रिजल्ट निकलता है, हुकूमत नेचुरल पर्सन से बिजनेस को टैक्स पर्पस के लिए इतना प्रोमोट नहीं कर रही। इसी तरह से बैंकिंग एक्टिविटीज, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको सबसे पहले दी थी, बैंकिंग एक्टिविटीज में कोई ऐसा खास बेनिफिट नहीं दिया गया। उसकी वजह यह है, बैंकिंग एक्टिविटीज पे स्टेट लेवल टैक्स मौजूद है। मिसाल के तौर पे, जैसे आपने सुना होगा पाकिस्तान में कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो गवर्नमेंट के अंडर होती हैं, फेडरल गवर्नमेंट के, कुछ होती हैं प्रोविंसेस के अंडर, लाइक आर्मी पाकिस्तान की है, पुलिस पंजाब पुलिस है, केपी के पुलिस है, बलूचिस्तान पुलिस है। डिफरेंट अपनी अपनी, इसी तरह इनके टैक्सेस भी अपने हैं। कुछ प्रोविंशियल लेवल टैक्स होते हैं, कुछ फेडरल लेवल टैक्स होते हैं। ये जो बैंक है, इस पे हर स्टेट ने, दुबई ने, अबू धाबी ने, शारजा ने, हर किसी ने अपना अपना टैक्स लगाया हुआ है। ठीक है, इधर से इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सैटरडे, और नेक्स्ट क्लास चूंकि पाकिस्तान में होगी तो सैटरडे संडे को हमारी क्लासेस थोड़ी सी आगे से लंबी होने लग जाएंगी, और हो सकता है मैं थोड़ा सा टाइम चेंज करना पड़े मुझे, और हो सकता है हमें शायद वीकडेज में भी कुछ क्लासेस लेके जानी पड़े। ठीक है, इधर तो किसी का कोई क्वेश्चन आज के लेक्चर में? अबू बकर? जी सर, क्वेश्चन तो कोई नहीं सर। एक्सक्लूडिंग एक्टिविटीज और क्वालिफाइंग एक्टिविटीज समझ तो आई है, वो हम बाकी थोड़ी इंशाल्लाह सी ताला मज़ीद पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने पड़े। वेयर हाउसिंग अगर एक सेपरेट एक्टिविटी देखी जाए तो लॉजिस्टिक्स में आती है। ओके, अच्छा, ये वाला जो लेक्चर था, आप में से बहुत सारे सीए फाइनलिस्ट हैं, एससीसी हैं, सीए हैं, और जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है ना, शुरू में तो ये हो रहा होता है कि जो हमारे तमाम पार्टिसिपेंट, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कि अकाउंटेंसी टैक्स बैकग्राउंड से नहीं होते, वो बड़े डिप्रेस्ड होते हैं, वो बड़ा पढ़ रहे होते हैं, लेकिन सीए वाले इग्नोर कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ये तमाम चीज़ें पढ़ी होती हैं, कॉर्पोरेट टैक्स रेजिडेंसी, ये वो। लेकिन आज जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सब के लिए नई थी।
ठीक है, जो नए हमारे थे चाहे सीए सीसीए बैकग्राउंड से भी कोई ताल्लुक रखते होंगे पाकिस्तान में, लेकिन आज की चीज़ें सबके लिए नई थी और ये क्लास जी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राइट? तो यहाँ से आप सब इसमें एक सर लेवल मुझे पे थोड़ा आते समझ हैं। आई, जो कंसेप्ट समझ आया इन्होंने, मतलब कि फ्री जोन को, मतलब फ्री जोन वालों को कोशिश की है कि जो उधर की इनकम है ना उस पे उन्होंने टैक्सेशन नहीं की। अगर वो उसका जैसे कनेक्शन किसी बाहर की इनकम से हो जाए तो फिर उस पर आप टैक्स में कर से दिया। जो बेहतर होगा क्वालिफाइंग अगर इनकम आज की के है वो दोस्त भी सब वही की है अच्छी जिस तरह पे से ऑलरेडी रिवाइज टैक्स करें। कट चुका है। आज वाली चीज़ें आपको याद भी होनी चाहिए और ये तमाम आपने आगे याद रखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर लिंक्डइन पे आप कुछ लिखते हैं ठीक ना, है। तो बेहतर ये होगा, हम्म। अच्छा मैं ग्रुप में आपको बता दूंगा, आई थिंक कैबिनेट डिसीजन नंबर 100 डाउन कर लें और मिनिस्ट्रियल डिसीजन नंबर 259 डाउनलोड कर लें, ठीक है? वैसे देखें गूगल पे कैबिनेट डिसीजन नंबर 100 और मिनिस्ट्रियल डिसीजन नंबर 259, इनको थोड़ा सा अगर आप पढ़ लेंगे तो दैट विल बी बेटर। और वो जो लिंक्डइन का इस्तेमाल कर रहे थे बड़ा अच्छा लगा मुझे, लेकिन इस पे आप लाजमी रखें। उसकी वजह ये है, ये वो चीज़ है जो इस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली जो जनरल चीज़ थी ना कि 9% टैक्स लगता है, 375,000 थ्रेशोल्ड है, वो तो पता थी सबको, ये वाली बातें किसी को नहीं पता, ठीक है? मिनिस्ट्रियल डिसीजन कौन सा था? वो तो 100 था कैबिनेट 259, मिनिस्ट्रियल को। 259, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अच्छा। कैबिनेट डिसीजन नंबर 100, 100, हाँ जी, 100 एंड 259, मिनिस्ट्रियल डिसीजन 259। ठीक। ये डाउनलोड आपने खुद करना है, मैंने नहीं करवाना आपको, आपने खुद सर्च करना है कि यूएई में कैबिनेट डिसीजन नंबर, मिनिस्ट्रियल डिसीजन, इन तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, ठीक है? ठीक है सर। यहाँ से आप कह रहे हैं अब आप खुद इन्वॉल्व हो गए हैं टैक्स में, अब आप सब टैक्स की उस फेज में इंटर हो गए हैं जो आपके यूएई के काउंटर पार्ट्स भी नहीं है, यूएई में जो अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहे हैं वो भी नहीं है, और अब आप रियली कंसल्टेंसी फेज में दाखिल हो चुके हैं, यानी आप हाई लेवल की चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है? ओके क्लास, थैंक यू। आज का ठीक है लेक्चर सर। प्लीज बड़ी ध्यान से सुनिएगा, बेशक दोबारा लिखिएगा, नोट कीजिएगा। कैबिनेट ठीक। डिसीजन नंबर 100 एंड मिनिस्ट्रियल डिसीजन 259, ये सब ने पढ़ना है, ओके? ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। और इस पे आप अगर आर्टिकल लिख सकें, अच्छी ज़ुबान में एक्सप्लेन कर सकें तो दैट विल बी वेरी गुड। ओके, अल्लाह हाफिज़।